स्वागत है आपका। फटाफट दिन भर में आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के पॉल ने शिरकत की। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न कोर्सों से 2570 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। वहीं 41 विद्यार्थी गोल्ड मेडल लिस्ट में रहे। इस अवसर पर राज्यपाल के पॉल ने कहा कि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कोर्स हैं जो प्रदेश के वातावरण के अनुरूप हैं, जिनके द्वारा प्रदेश में नौकरी की संभावना मिल रही है। बाकी यूनिवर्सिटी को भी ऐसे कोर्सों को शामिल करने की जरूरत है, जिससे प्रदेश के अंदर ही विद्यार्थियों को प्राइवेट सेक्टर और उद्योगों में रोजगार के अवसर मिल सके। साथ ही उनका कहना है कि हमें ऐसे रोजगार पैदा करने चाहिए जिससे पहाड़ पर हो रहा पलायन रुक जाए और लोगों को वहीं रोजगार मिल सके। सबसे पहले तो आज यहाँ पे हिल यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह हुआ है और जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं, जिनको डिग्रीज मिली हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ नए कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज डेवलप किए गए हैं, खासतौर से जो उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए, ताकि जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है, नौकरियाँ जो हैं वो स्टेट लेवल पे मिल सकें और प्राइवेट सेक्टर में मिल सकें, और लोग अपने भी अपने उद्यम, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में अपने जो इंडस्ट्री या कोई और इंस्टीट्यूशन बना सके। तो मैं समझता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये बहुत आवश्यक है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर सारा जोर होना चाहिए, और जो उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ास तौर से दूर दराज के एरियाज़ की, वहाँ पे किस किस्म के उद्योग लग सकते हैं, हैंडलूम्स के उद्योग लग सकते हैं या कोई और एग्रीकल्चर में इनोवेशंस हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि पलायन रुक सके और जॉब क्रिएशन के ऊपर हमारा एम्फेसिस हो। देखिए, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2570 बच्चों को उपाधियाँ दी गई हैं, जिसमें एक PhD की डिग्री है और उसके अलावा विभिन्न कोर्सेज में इसमें डिग्रीज हैं। इसमें 41 गोल्ड मेडलिस्ट, 42 सिल्वर मेडल और 43 ब्रॉन्ज मेडल दिए गए हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कि आप जैसे जानते हैं, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आई थी जिसने 50% बच्चों को रिजर्वेशन दिया, 25% फीस पे दिया, और वो सारे बच्चे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया वो ग्रेजुएट होने से पहले ही ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको जॉब मिल गए और बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में मिले हैं। रुड़की के मंगलौर में गंग नहर किनारे लापता डॉक्टर की ऑल्टो कार मिलने से हड़कंप मच गया है। ऑल्टो कार पर खून के गहरे धब्बे लगे हुए हैं, जो सहारनपुर के डॉक्टर जगपाल की बताई जा रही है। डॉक्टर जगपाल पिछले 2 दिन से रुड़की से लापता हैं, जो एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। मंगलौर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। SP देहात मणिकांत मिश्रा का कहना है कि मामला बेहद गंभीर हो सकता है कि कुछ लोगों ने जगपाल के साथ मारपीट की हो। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये लावारिस गाड़ी नहर के पास मिली है, जिसमें कुछ ब्लड वगैरह भी हैं और उसके निशान हैं। उसमें जो व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी उसका पता लगाया गया। उनका नाम जगपाल है, वो सहारनपुर कुतुब शेख थाना के रहने वाले हैं। अभी कुछ ये ज़रूर ऐसा अंदेशा लग रहा है कि इनके साथ लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुआ है, लेकिन अभी इनका पता नहीं चला है कि ये कहाँ पर है। उनकी खोजबीन छानबीन की जा रही है। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में गाड़ी प्राप्त हुई। 152 दिनों से लगातार 110 किलो वजन उठाकर चलने वाला पवन कुमार अपनी मंजिल यानी धर्म नगरी हरिद्वार के अब बेहद ही करीब आ पहुंचा है। कलयुग के श्रवण कुमार के रूप में पहचान बनाने वाला यह युवक पवन कुमार एक पलड़े में अपने दादा और दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का गेहूं और 15 साल पहले मर चुकी अपनी दादी की अस्थियां लेकर चलता है। पवन कुमार ने बताया कि यूपी के जनपद सीतापुर से वो 2 अक्टूबर 2016 को निकला था। उनके साथ उनके पिता तथा गांव के ही एक अन्य व्यक्ति सेवा करने के उद्देश्य से साथ आए हैं। उन्होंने बताया कि जहां भी उन्हें रात होती है वे वहीं रुक जाते हैं।
ग्राम चांदपुर, पोस्ट पटंडी, थाना तालगांव, तहसील लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से जी हाँ 2 अक्टूबर को प्रस्थान किए थे 2:30 बजे। अच्छा। जी हमारे दादाजी हैं, इनका नाम श्री बसंत लाल है और दादी हमारी गुजर गई 15 साल पहले। उनकी अस्थियाँ रखी हैं और दादाजी के बराबर 47 किलो वजन। पीछे हमारे ये पिताजी जिनका नाम श्री राम नरेश और गांव में के ये श्री बैठूलाल जो सेवा में लगे हैं और हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया है। इसमें दिन हो गए हैं 5 महीने 2 दिन, यानी लगातार चल रहे हो? जी हाँ 152 दिन हो गए आज चलते चलते। जी हाँ। तो ये जो आप चल रहे हो, आपका जो है खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है? ये भक्त लोग करते हैं सब रास्ते में? जी हाँ भक्त लोग करते, किसी से मांगते नहीं है। तो ये दादाजी का वजन कितना है आपके? 47 किलो। और ये इधर जो अस्थियाँ रखी हैं हाँ और ये कट्टा रखा, कट्टे में क्या? इसमें गेहूँ है 47 किलो, यानी कि 47, 94 और 16 किलो की कांवर और मछिया, यानी कि पूरा वेट मिला के 1 कुंटल 10 किलो हुआ। 1 कुंटल 10 जी हाँ मैं नंगे पैरों से अपने दादाजी को कांवर में बिठा के चलता हूँ। तो रास्ते में रात को पड़ाव कहाँ डालते हो? रात में जहाँ पे शाम हो जाती है, कोई मंदिर या कोई स्थान या कोई पुलिस चौकी या कोई गाँव, इसी में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मैं पहले जल निगम में काम करता था। नौकरी छोड़ दी? जी हाँ इसी काम के लिए? जी हाँ। जल निगम में कौन से पद पे थे? मैं पद में नहीं था, मैं करता था इंजीनियर की तरफ से करता था। धनौल्टी विधानसभा के पंतवाड़ी में प्रियंका, दीपिका और कैटरीना ने अपना स्वयंवर रचाया, जिसके साक्षी हजारों लोग बने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन तीनों ने अपना वर जौनपुर के पंतवाड़ी में चुन लिया है। स्वयंवर में बकायदा वरमाला पहनाई गई। लोगों ने इनको अपना आशीर्वाद भी दिया। आपने भी शायद ऐसी शादी कभी पहले ना तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। उत्तराखंड में पहली बार बकरी का स्वयंवर किया गया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। बकरियों के नाम प्रियंका, दीपिका और कैटरीना रखे गए। बकरियों की बारात बंडासरी से पंतवाड़ी गांव तक निकाली गई। बाराती बने स्थानीय ग्रामीणों ने सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ हिंदी गानों पर भी जमकर डांस किया, जिसके बाद प्रियंका, दीपिका और कैटरीना को बकरों के साथ छोड़ा गया, जहां इन तीनों ने अपने वर चुने। इस पूरे समारोह का उद्देश्य क्षेत्र में बकरी व्यवसाय को बढ़ावा देना था। क्या कहते हैं आयोजक, आप भी सुनिए। 15 बकरे हैं जिनको हमने अच्छी नस्ल के जो शॉर्टलिस्ट किए हैं। 3 बकरियां हैं। बकरियों के नाम है दीपिका, कैटरीना, प्रियंका। इनका कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से कोई लेना देना नहीं है। ये 3 बकरियां एक बाड़े में छोड़ी जाएंगी 5 बकरों के साथ। उसमें से जिसके तरफ ये बकरी आकर्षित होती है वो उसका वर हो जाएगा, तीनों जोड़ों की। उसके बाद यहाँ पे हम विधिवत तरीके से शादी करेंगे। इसके पीछे मकसद, पहला मकसद नस्ल सुधार। खेल खेल में मनोरंजन के चलते लोग नस्ल सुधार पे ध्यान देने लगेंगे। दूसरा मकसद है ये अपने आप में एक बहुत बड़े टूरिज्म इवेंट के रूप में विकसित हो सकता है। जैसे पुष्कर का ऊँट का मेला लगता है, 3-3 साल पहले वहाँ पे होटल में कमरे मिलने बंद हो जाते हैं राजस्थान में। स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। उस तरह से ये एक इंटरनेशनल टूरिज्म इवेंट के रूप में बनाया जा सकता है और एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हो सकता है, जहाँ पे पहाड़ के छोटा किसान, गांव का किसान, माइक्रो फार्मर अपने प्रोडक्ट को सीधे बड़े तबके के कस्टमर्स को, टूरिस्ट के को बेच सकता है। और एक और छुपा हुआ इसके पीछे मकसद है महिला सशक्तिकरण। स्वयंवर का मतलब महिला खुद इतनी सशक्त है कि अपने पति को वो चूज कर रही है। और एक और मैसेज है कि दुल्हन ही दहेज है। जो भी बकरी ले जाएगा वो दिल वाले बकरियां ले जाएंगे, हम किसी को दहेज नहीं देंगे। तो ये हमारा मकसद है। और ये भी एक मकसद है कि चाहे आप कितनी पढ़ाई लिखाई कर लें, कॉन्फ्रेंस कर लें, वर्कशॉप कर लें, सेमिनार्स कर लें, 30, 40, 50 साल इतिहास काल से होता चला रहा है, लेकिन कोई चीज़ तभी होती है जब उसमें ये 3 चीज़ें हों, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये इसका जो मेन मकसद है कि पहाड़ों के अंदर जो यहाँ के पहाड़ के लोग जो पलायन कर गए, हमारे जो मेन हमारा जो खेती और बकरी पालन का जो काम था वो थोड़ा मंदा हो रहा था। इस स्वयंवर के माध्यम से एक क्षेत्र को मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप अच्छी नस्ल की बकरी पालिए और उसको हाईब्रिड कराइए, जो आप मीट के साथ साथ उसका जो दूध भी है वो दूध भी बिकेगा और यहाँ के लोगों का आमदनी बढ़ेगी। निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य विषय है कि गिरपीठ द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ के किसान बड़े उत्साहित थे। उनको लग रहा है कि निश्चित रूप से हमको यहाँ पर ऐसा काम मिलने जा रहा है कि हम मीट के साथ साथ अपना दूध भी बेचेंगे। बकरी स्वयंवर में
बकरियों को शादी के कपड़े पहनाए गए, स्वयंवर किया गया। इस तरह से प्रियंका ने टुकनू, दीपिका ने बैशाखू और कैटरीना ने चंदू को अपना वर चुना। तो आपने देखी कभी ऐसी शादी? है ना ये अनोखी शादी। औली के आइस स्केटिंग रिंग में लाखों रुपए की लागत का जनरेटर देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गया है। इस जनरेटर के कई पार्ट्स भी गायब हो गए हैं, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब यहाँ पर जनरेटर का उपयोग ही नहीं होना था तो उसे यहाँ पर क्यों लगाया गया। लेकिन इस कृत्य से अब शक की सुई पर्यटन विभाग के अधिकारियों की ओर भी घूमने लगी है कि कहीं पैसे ठिकाने लगाने के लिए यह खेल तो नहीं खेला गया, जिस पर जांच की आवश्यकता है। रुपए का एक जनरेटर क्रय करके लगाया गया था, उसके पार्ट्स जो है कबाड़ियों द्वारा चोरी कर दिए गए हैं। आज तक पर्यटन विभाग द्वारा उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये पूरे तरह से पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण जो है औली का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्तर जो है अपनी बदहाली पे रोना रो रहा है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने रई झील को लेकर विभागीय बैठक की, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, पेयजल विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में रई झील को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी विभागों ने सहमति जताई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जिस प्रकार पिथौरागढ़ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते रई झील बनाना जरूरी है, जिससे जिले में पेयजल की समस्या आने वाले 50 सालों तक नहीं होगी। रई झील को लेकर के डिबेर, आईटीबीपी, आर्मी के लोग, एमएएस के लोग, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, पेयजल डिपार्टमेंट के साथ बैठक हुई। बैठक में ये हम लोगों ने बातचीत की कि क्या हमें रई झील की आवश्यकता है। इसमें सबके द्वारा यही सहमति जताई गई कि पिथौरागढ़ की जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, पेयजल की दिक्कत हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रई झील बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि पिथौरागढ़ की पेयजल की समस्या को हम दूर कर सकें और भविष्य में 50 साल तक हम पेयजल की कोई समस्या न हो, ये हम सुनिश्चित कर सकें। भूमानंद पीठ के स्वामी अच्युतानंद सरस्वती के द्वारिका के शंकराचार्य बनते ही विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की ओर से द्वारिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अच्युतानंद के प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अभी उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। यह कानूनी मामला है, रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। मुकदमा दर्ज किया है, ये तो एक कानूनी आप सवाल पूछ रहे हैं। कानूनी सवाल का जवाब जो है कानूनी राय लेके दिया जाएगा, और वो जब दिया जाएगा जब एफआईआर सामने हो। अभी तो एफआईआर हमने दिखी नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या एक पीठ पे 2 शंकराचार्य हो सकते हैं? ये तो स्वरूपानंद जी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। एक पीठ पर 2 शंकराचार्य हो सकते हैं, 2 पीठ पर 1 शंकराचार्य हो सकता है। इस चीज़ का जवाब वे दे पाएंगे, क्योंकि वे अभी तक 2 पीठ पर 1 शंकराचार्य है। अब आप कह रहे हैं कि एक पीठ पर 2 शंकराचार्य, एक पीठ पर 2 शंकराचार्य है ही नहीं। द्वारका पीठ पे अगर वो अपना दावा कर रहे हैं कि हम दावा करने में थोड़ी हो जाता है, तो क्या आधार रहा? तो ये बन के तो यही है। अच्युतानंद जी का क्या आधार रहा कि आप वो शंकराचार्य द्वारका पीठ के बने? उनको विद्युत समाज ने घोषित किया है और महेंद्रानंद सरस्वती जी ने उनका अभिषेक किया। हम आपको बता दें कि कल स्वामी अच्युतानंद द्वारिका के शंकराचार्य बने हैं, जिसको लेकर संत समाज के एक धड़े में रोष व्याप्त है। शंकराचार्य का पद संत समाज का शीर्ष पद होता है। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य अब से लगभग 2500 वर्ष पहले शंकराचार्यों का पद सृजित किया था। पूरे सनातन धर्म में 4 पीठ बनाए गए थे, जिसमें स्वामी स्वरूपानंद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं। अब स्वामी अच्युतानंद को शंकराचार्य बनाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए देवभूमि न्यूज।